खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से आप इस प्रोग्राम देख रहे हैं जी सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है, मैं हूं आपका मेज़बान साहिल अमीन। सामीन नाजरीन, आज की अहम तरीन नशरियात में जहाँ जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, कुछ बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ मुल्की सतह पर क्या कुछ हो रहा है, कुछ फैसले रात देर गए लिए गए हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कुछ हलचल देखने को मिल रही है, उस हलचल पर भी गुफ्तगू करेंगे। और अब से लेकर पूरे 10 बजे तक आपके सामने हम रहेंगे, पल पल का अपडेट देने की कोशिश करेंगे, एक के बाद एक खबर आप तक पहुंचाएंगे और आपको बाखबर करेंगे कि क्या कुछ आज सुबह सुबह हो रहा है पूरे मुल्क के अंदर। न सिर्फ इतना ही, आप घर बैठे एक काम करेंगे ज़रूर कि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और जब आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यानी आप हमारे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर आएंगे, ज़रूर उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे ताकि आप भी एक कदम आगे बढ़े और जम्मू कश्मीर की असल सूरत हाल दुनिया तक पहुँचाएँ। क्योंकि आप सोशल मीडिया के ज़रिए से बड़ी चीज़ें ऊपर नीचे करते हैं, तो ख़बरों को सही सिमत में, सही डायरेक्शन में पहुंचाना भी आपका एक फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि आपकी अपनी आवाज़ गुलिस्तान न्यूज़ पर खबर हर दम, हर वक्त और ख़बर तह तक हम दिखाते हैं। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, करते हैं शुरुआत आज की खबरों की। और आज सबसे पहले जो खबर है वो ज़रा आर्मी चीफ के बयान से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल नरवणे का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आया है। और ये बयान सरहदों को लेकर है, जहां एक तरफ से पाकिस्तान की सरहद है और दूसरी तरफ से चीन की सरहद है। लेकिन सरहदों के बीच का बयान जो आया है वो ये साफ दिखा रहा है कि हालात किस कदर बेहतर भी हो रहे हैं और किस कदर अभी हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। क्योंकि आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के विज़ाविज़ ये कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो नाजंग मुआहिदा दोबारा से नाफिजुल अमल फरवरी में हुआ है, फिलहाल उसका मौसर असर दिख रहा है, यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट और इफेक्ट जो है वो दिख रहा है। और किसी तरीके की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी फरवरी से अभी तक नहीं हुई है, पहली बात उन्होंने ये कही है। और दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि चीन के साथ जितने भी मामले हैं उन्हें मुज़ाकरात के ज़रिए से हल करने की कोशिश की जा रही है। अगरचे ये सारे मामले, यानी चीन के साथ सरहदी मामले जो हैं ये विरासतन मिले हैं, ये आज के नहीं हैं, बहुत अरसे से चले आ रहे हैं और इनको अब मुज़ाकरात के ज़रिए से हल करने की कोशिश की जा रही है। और तीसरी इंपॉर्टेंट और बड़ी डेवलपमेंट जो है वो इस बयान के अंदर ये है कि भारत रिलेशनशिप जो चाहता है, यानी जो भारत अपने हमसाया मुल्कों के साथ ताल्लुकात चाहता है, वो ताल्लुकात बेहतरी के इशारे दे रहे हैं, अपवर्ड ट्रेंड है जी। ये बड़ा बयान जनरल नरवणे साहब का आया है कि भारत जो अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ हालात बेहतर कर रहा है उसमें असर जो है वो बेहतर दिख रहा है और हालात अब मनफी से काफ़ी पॉजिटिव की ओर दिख रहे हैं। और उनका ये भी मानना है कि हालात को और बेहतर बनाने के लिए एक तरफा कोशिशें नहीं बल्कि दो तरफा कोशिशें होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जनरल नरवणे साहब जब चीन के लिए बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बयान दे रहे हैं, भारत की पॉलिसी पर बात करें तो ये कहाँ पर उन्होंने बयान दिया है। तो आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे साहब कल जो थे एक बड़ा इजलास मुनक्किद हुआ था, एक सिंपोजियम हुआ था जिसमें तकरीबन कई मुल्कों के आर्मी चीफों ने शिरकत की है। ऑस्ट्रेलियन आर्मी चीफ वहाँ पर मौजूद थे, इंडोनेशिया के आर्मी चीफ वहाँ पर मौजूद थे, सिंगापुर के आर्मी चीफ वहाँ पर मौजूद थे, जापान के आर्मी चीफ वहाँ पर मौजूद थे। और ये तकरीब एक रज़ाकार तंजीम की तरफ से की गई थी, जिस दौरान जनरल नरवणे ने इन ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने साफ कर दिया कि 15,000 किलोमीटर की सरहदें हैं जो भारत की हैं मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, जिनमें वेस्ट विद पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट विद चाइना के साथ मिलता है। और यहाँ पर काफ़ी चैलेंज भी हैं और चैलेंज को बेअसन तरीके से हल किया जा रहा है। और इंडियन आर्मी ने अपना एक दबदबा बनाया रखा हुआ है और जिस तरीके से अवाम के साथ मिलकर मसाइल का हल निकाला जाता है, यही वजह है कि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट हर दिन मजबूत हो रहे हैं। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये एड्रेस कर रहे थे सिंपोजियम से जो ऑर्गेनाइज किया गया था ऑस्ट्रेलियन आर्मी की तरफ से। अब आप ये सोच रहे थे ना कि ये कहाँ पर हुआ था जी,
ऑस्ट्रेलियन आर्मी की तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के चीफ ऑफ आर्मी थे, इंडोनेशिया के चीफ ऑफ आर्मी थे, सिंगापुर, जापान के थे। उन्हें वहाँ पर जनरल नरवणे भी मौजूद थे और सैटेलाइट लिंक के ज़रिए से वो ये बात कर रहे थे, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से बात हो रही थी, जिस दौरान उन्होंने ये बड़ी बात बताई है सरहदों को लेकर। और बड़ी बात ये कि जब से दोबारा से ना जंग मुआहदे हुआ है, पाकिस्तान ने जब से ये कहा कि जब सरहदें खामोश रहेंगी दोनों तरफ से, उसका मौसर असर यानी बेहतर असर जो है वो देखने को मिल रहा है। और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले 5-6 महीने भी काफ़ी बेहतरी के साथ निकलेंगे। तो ये तो थी अभी तक की जनाब बड़ी खबर, क्योंकि ये खबर जम्मू कश्मीर के साथ भी जुड़ती है। लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर का जो साबिका हिस्सा था, अब एक यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख की सूरत हाल पर दुनिया भर की नजरें हैं, उस पर भी जो बयान आया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट का बयान है। तो ये बयान हमने आपके सामने रख दिया। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात मुल्क के अंदर कोरोना के कहर की करते हैं। जी अमीन। बिल्कुल, मुल्क के अंदर कोरोना का कहर जो है वो बदस्तूर जारी है और आज आलमी वबा और जानलेवा कोरोना वायरस के कहर के हवाले से जो खबर हम अपने नाजरीन तक पहुंचाने जा रहे हैं, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,56,947 मामले दर्ज किए गए हैं। वायरस से मजीद 1757 मुतासरीन की मौत मुल्क के अंदर हुई है, लेकिन ये ऑफिशियली अभी नहीं है। ये हम सूत्रों के हवाले से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में आज से लॉकडाउन भी शुरू हो चुका है। जिस तरीके से पिछले लगातार एक हफ्ते के दौरान दिल्ली के अंदर कोरोना मामलों में जो बढ़ोतरी हो रही थी और जिस तरीके से अमवात हो रही थी, उसको देखकर कल शाम वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन का इतलाक काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस चैन को रोकना है तो लॉकडाउन अमल में लाना बहुत ज़रूरी है। मुल्क की सतह पर जो सूरत हाल बनी हुई है वो तशवीशनाक है, लेकिन अगर हम आज जिस तरीके से ज़राए से आप तक हमने आंकड़े पहुंचाए हैं, आदाद शुमार पहुंचाए हैं, उनसे साफ जाहिर हो रहा है कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान आज पहला दिन ऐसा है जिस दौरान 2,56,000 यानी कि केसों में कमी देखने को मिल रही है। लेकिन अभी तक जो बता रहे हैं वो ये है कि 2,56,828 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, जिनमें 1,757 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है। ज़राया से हमारे पास खबर है, थोड़ी देर में मरकजी वजारत सेहत की तरफ से भी आदाद शुमार सामने लाए जाएंगे। लेकिन जब आप 1,757 अमवात की बात करते हैं तो पिछले 4 दिन के रिकॉर्ड को जब आप खंगालेंगे तो आपको पता लगेगा कि हर दिन अमवात जो है वो बढ़ रही है। और सोशल मीडिया और चैनल्स पर जिस तरीके के वीडियोस अब सामने आ रहे हैं वो दिल को दहला देते हैं, क्योंकि कहीं पर लाशें पड़ी हैं तो कहीं पर चिताओं को जलाया जा रहा है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका लगातार 3 ऐसी रियासतें हैं जिनका काउंट बढ़ रहा है, जहां पर कोरोना वायरस रफ्तार पकड़ रहा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका लीड ले रहा है इन्फेक्शन के अंदर, और यही वजह है कि इन्फेक्शन पर काबू पाया जाए और सेहत शोबा बुरी तरह से मुतासिर ना हो, कोलैप्स ना हो। कल दिन में ही दिल्ली के वजीर आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली की मुश्तरका मीटिंग हुई है, जिसके बाद दिल्ली में आज से बाज़ाब्ता तौर पर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। 6 दिन तक ये लॉकडाउन रहेगा और दिल्ली के अंदर लॉकडाउन का मतलब पहिया जाम। और लगातार सुबह से जो इतलात मौसूल हो रही है वो यही है कि लॉकडाउन का काफ़ी असर जो है वो देखने को सुबह से ही मिल रहा है। मजदूर और रोज़ाना काम उजरत करने वाले यानी काम पर जाने वाले लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपने इलाकों की ओर रवाना हो रहे हैं, पैदल भी जा रहे हैं और गाड़ियों का सफर भी हो रहा है। केशव मेरे साथ इस वक्त दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले जरा दिल्ली की सूरत हाल से आपको रूबरू करवाते हैं। केशव, बताइएगा कि अरविंद केजरीवाल ने कल जो फैसला लिया लॉकडाउन का, सुबह से लेकर अभी तक क्या कुछ सिचुएशन है, कितने लोग सड़क पर हैं और कितना बेहतर आपको निजाम नजर आ रहा है? क्या सब लॉकडाउन है या जो रियायतें दी गई है, जो कंसेशंस है, उसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं?
देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में 6 दिन का कर्फ्यू है और कर्फ्यू का असर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन एक तरफ जो प्रवासी मजदूर है वो अपने घरों की तरफ वापसी कर रहे हैं, तो रोडों पर आज थोड़ी सी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि ये कल से ही जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तो ये कल से ही शुरू हो गया था। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घरों को पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि अब उन्हें यहाँ लग रहा है कि जो कोरोना का संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो उनका रोजगार है वो ठप हो चुका है और अब उनके सामने जो आर्थिक संकट है वो बीते दिनों में शुरुआत हो जाएगी। शायद यही बड़ी वजह है कि तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने अपने राज्यों को वापसी करने लगे हैं और लगातार भारी भीड़ जो तमाम रेलवे स्टेशन हैं और तमाम जो परिवहन के स्टेशन है वहां पर देखने को मिल रहा है। लगातार केजरीवाल ने भी अपील की थी, दिल्ली के तमाम लोगों से, श्रमिकों से भी अपील की थी कि आप जो है प्रदेश छोड़कर ना जाएं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई तस्वीरें ऐसी आई कि हजारों की संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलकर आनंद विहार जैसे तमाम स्टेशन पर मौजूद हो गए और भारी भीड़ कल से ही जो तस्वीरें देखने को मिली थी आज भी वही तस्वीरें देखने को मिली थी। लेकिन अगर हम बात लॉकडाउन की करें तो लॉकडाउन के हिसाब से आज दिल्ली में तमाम जो मार्केट्स है वो भी पूरी तरीके से बंद है। कल जो तस्वीर आई थी कि सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, आज वो तस्वीर नहीं आ रही है, क्योंकि लोगों को संक्रमण का जो खतरा है वो सबसे अधिक लग रहा है और सरकार की सख्ती भी इसमें देखने को मिल रही है। और सरकार ने भी साफ किया था कि अब सख्ती को भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि लगातार गाइडलाइंस को पालन करवाने के लिए सरकार को सख्त होना पड़ेगा। इसलिए सुबह से ही जो तस्वीरें आ रही है, लोग बेहद जरूरी काम से ही अपने घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट जितने भी जो दफ्तर है वो बंद कर दिए गए हैं। वर्क फ्रॉम होम की स्थिति एक बार फिर से देखने को मिल रही है। ऐसे में लगातार जो तस्वीर अगर हम दिल्ली की बताएं तो सबसे ज्यादा दिल्ली में आज जो है लोग कम संख्या में अपने घरों से बाहर निकलते हुए बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त केशव ये भी है जो अभी हमारे पास खबर आ रही है, वो ये है कि जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं दिल्ली चांदनी चौक रेलवे स्टेशन के, अपना मेट्रो के, उसे क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस और क्राउड कंट्रोल के लिए एग्जिट गेट्स को बंद कर दिया गया है। ये सिर्फ इसी एक स्टेशन पे किया गया है या और स्टेशन पर किया जाएगा, ताकि क्राउड मैनेजमेंट भी हो और ज्यादा लोग इस तरीके से ना करें, क्योंकि कल डीजीएमए की तरफ से जो साफ कर दिया गया कि 50% कैपेसिटी को लेकर ही चलना पड़ेगा। देखिए, डीएमआरसी ने अभी 4 मेट्रो स्टेशन को बंद किया है, जिसमें चांदनी चौक है, राजीव चौक है, कश्मीरी गेट है और नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन है। इन मेट्रो स्टेशन पे सबसे ज्यादा भीड़ की संभावना रहती है। शायद यही बड़ी वजह है कि प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है और हाल फिलहाल में और भी अब डीएमआरसी फैसला लेने वाली है, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ 50% से ही मेट्रो चल रही है। टाइमिंग भी लेट हो चुकी है। लगातार कोशिशें की जा रही है कि मेट्रो को संचालित किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का बेहद ख्याल रखा जाए, कैशलेस मेट्रो हो चुकी है। ये तमाम बदलाव सिर्फ इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में लगातार सरकार की तरफ से सख्ती भी बढ़ाई जा रही है और सतर्कता के साथ लगातार संक्रमण से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार कार्य करते हुए नजर आ रही है। गौहर, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कोरोना की जब हम बात आपको बता रहे हैं तो मुल्क भर के अंदर सूरत हाल इंतहाई संगीन बन रही है और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है गुजरात से, ये सामने आ रही है कि गुजरात के वडोदरा के अंदर जो जहांगीरपुरी की मस्जिद थी उसे कन्वर्ट कर दिया गया है 50 बेडेड अस्पताल के अंदर। अब ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि नमाज से अफजल इस वक्त क्या है जी, लोगों की जिंदगियों को बचाना, ये आलमी सतह पर माना जा रहा है। इसीलिए शायद वहाँ की मकामी आबादी और वहाँ के मकामी इंतजामिया ने इस बात का फैसला ले लिया है कि जो मस्जिद है उसे कन्वर्ट कर दिया गया है इस पेंडेमिक में अस्पताल के लिए। और साथ साथ अब दिल्ली से ये भी खबर है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई की कमी थी उसमें थोड़ी सी स्लाइट बेहतरी जो है वो रात देर गए देखने को मिली है। इस पर और भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। जब कोरोना की बात करते हैं तो एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि अब कई मुल्कों की तरफ से कोरोना के देखते हुए मामलात पे कोरोना की जो रफ्तार मुल्क के अंदर है उसके बाद सफरी पाबंदियां आयद कर दी है। पाकिस्तान और बरतानिया ने 2 हफ्तों के लिए पाबंदी आयद कर दी है, यानी भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत, भारत से बरतानिया और बरतानिया से भारत कोई सफ़र नहीं कर सकता है, क्योंकि बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर कल इस बात का खुलासा पेश कर दिया गया कि जनाब सूरत हाल इंतहाई संगीन है और जिस तरीके से रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना भारत के अंदर और जो म्यूटेंट सामने आ रहा है, जिस शिद्दत के साथ ये वायरस दोबारा सामने आ रहा है, इस पर रिसर्च की ज़रूरत है और जब तक वो रिसर्च मुकम्मल नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ा जाएगा, क्योंकि
न्यू नए केसेस जो है वो यूके के अंदर पाए गए हैं जिन्होंने भारत का सफर किया था, जिसके बाद रेड लिस्ट के अंदर बर्तानिया ने फिलहाल इस मामले को डाल दिया है। बर्तानिया से यह खबर कि बर्तानिया ने फिलहाल इस पूरे मामले पर संजीदा नोटिस लिया है, रेड लिस्ट में डाल दिया है। कल पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया कि जो लोग आना जाना चाहते, चाहे वो वाघा अटारी से जाते थे या किसी और जरिए से आते थे, उन पर भी फिलहाल पाबंदी रहेगी। तो सूरत हाल अब आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके की बन रही है आपके सामने है कि बर्तानिया के हाउस ऑफ कॉमन में भी ये फैसला हुआ है और पाकिस्तान ने भी कल ये पाबंदियों का ऐलान जो है वो कर दिया। इसके साथ साथ बढ़ते हैं जी आगे, एक और बड़ी खबर इसी हवाले से, कोरोना के हवाले से ही है और बर्तानिया के वजीर आजम का दौरे भारत भी मुलतवी हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रहे हैं कि ब्रिटिश की तरफ से जो खबर सामने आई कि पहले तो ये भी खबर इसके साथ है कि साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें एम्स के अंदर रात देर गए भर्ती कराया गया है। और एम्स अथॉरिटीज़ की जो बात हुई है आज सुबह, उनका मानना है कि हालात उनके बड़े बेहतर नज़र आ रहे हैं। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह कोरोना पॉजिटिव, उन्हें एम्स के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है और मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए वजीर आजम बर्तानिया जो है बोरिस जॉनसन, उन्होंने अपना ट्रिप जो है भारत का कैंसिल कर दिया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि बाहमी ताल्लुकात को बेहतर और बनाया जाएगा, लेकिन बजाय मुज़ाकरात के अब मामला टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में अब आपको बताते चले कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दोनों वैक्सीन कोवैक्स जो थी वो लगवाई थी, दोनों डोजेज जो थे वो लगवाए थे। पहला डोज उनका 4 मार्च को लगा था, दूसरा डोज अप्रैल 3 तारीख को लगा था और कल रात देर गए एहतियातन उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिसके बाद गेट वेल सून के मैसेजेस सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। और सबसे पहले मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट करते हुए साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। तो बड़ी खबर इस वक्त जो एम्स से सामने आ रही है, एहतियातन मनमोहन सिंह को एम्स मुंतकिल कर दिया गया है, ताहम मेडिकल बुलेटिन 12 बजे के बाद ही जारी किया जा सकता है। ये थी 2 अहम खबरें जिनमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह कोरोना मस्बत पाने के बाद एम्स हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। वहीं पर अगर हम बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की बात करेंगे तो भारत का दौरा उन्होंने रद्द किया और आज ये दूसरी मरतबा ऐसा हुआ। इससे पहले 26 जनवरी के मौके पर वो मेहमान खुसूसी के बतौर यहाँ पर शिरकत करने वाले थे तकरीब में, तो उस वक्त भी कोरोना की वजह से उनका जो दौरा है वो मुलतवी किया गया और आज भी कोरोना के पेश नज़र इस दौरे को मुलतवी किया गया है। लेकिन इस खबर के साथ साथ मज़ीद कुछ बड़ी खबरें हैं और बड़ी डेवलपमेंट जो कल सामने आई और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह से ही लगातार मीटिंगों का सिलसिला उनकी सदारत में जो शुरू हुआ था, मुख्तलिफ फ़िक्र ख्याल के लोगों से, हेल्थ महकमे के लोगों से उन्होंने जो मीटिंगें की, जहां उन्होंने डॉक्टरों के साथ मीटिंग की, माहिरीन के साथ सलाह मशवरा किए, वहीं पर वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के मालिका से भी उनकी मीटिंग हुई और उसके बाद एक अहम फैसला लिया गया है वैक्सीन को लेकर। यानी टीकाकारी की मुहिम को लेकर जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि अब 18 साल से उम्र के लोगों को भी टीका लगाया जाएगा। कोरोना मुखालिफ टीके जो 45 साल से ऊपर पहले लग रहे थे, अब ये टीके जो है 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को भी लगेगा। कल ये बड़ा फैसला लिया गया है और साथ साथ जो वैक्सीन है इसे अब ओपन मार्केट में भी रखा जाएगा। 50% ओपन मार्केट में रहेगा और 50% वैक्सीन जो है वो सरकारी अस्पतालों के अंदर दस्तयाब रहेंगे। कल सरकार की तरफ से जो बड़े फैसले लिए गए हैं उनमें सबसे बड़ा फैसला कि अब 18 साल की उम्र से ऊपर लोगों को वैक्सीन कारी का निज़ाम जो है उसमें लाया जाएगा और इसमें शिद्दत लाने की बात जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो कही जा रही है। इसके साथ साथ जो बड़ी बात है वो ये है कि अब वैक्सीन को लेकर भी इंतज़ामिया ने बड़ा फैसला लिया है और इंतज़ामिया का मानना है कि फ़िलहाल ये जो वैक्सीन है ये लगातार 2 तरह से आपको मिलेगी। एक ये कि इसका सारा निज़ाम ट्रांसपेरेंट होगा, कंपनियां जो है वो इसे ट्रांसपेरेंट रखेंगी। एक तरफ से इसको 50% अस्पतालों के लिए और 50% जो है उसे दिया जाएगा, जनाब क्या आप कह रहे हैं इसको जी, गवर्नमेंट अस्पतालों के लिए। और दूसरा बड़ा फैसला जो है कि प्रोक्योरमेंट जो है उसे तेज़ करने की बात भी कही गई है। जो चीज़ें इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको भी कल वज़ीर आज़म ने हरी झंडी दी है। और चौथा मामला जो है वो ये है कि फाइज़र और दीगर कंपनियां
अगर मुल्क के अंदर आना चाहती हैं, यानी जो विदेशी कंपनियां हैं, मुल्क के बाहर की कंपनियां हैं, अगर वो अपना वैक्सीन यहाँ पर लाना चाहती हैं तो उनके पास ऑलरेडी अप्रूवल्स हैं, वो डायरेक्ट मैदान में आएंगी, डायरेक्ट ओपन मार्केट में आकर अपना वैक्सीन रख सकती है। ये एक और बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि मुल्क के अंदर जिस तरीके का सूरत हाल बन रहा है, जिस तरीके से लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, उसमें अब सरकार ने एक के बाद एक बड़ा डिसीजन जो है वो लेने का फैसला लिया है। लेकिन ये सभी फैसले उस वक्त भी सामने आए जब साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह ने एक तहरीर लिखा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम, जिसमें कोरोना किस तरीके से रोका जा सकता है, सरकार को क्या कुछ करना है, और वैक्सीनेशन के हवाले से कई अहम तजवीज़ें रखी गई थी, जिन तजवीज़ों पर अमल दरामद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसके बाद 2-3 बड़े फैसले जो है वो रात देर गए लिए गए। ये तो बड़े फैसलों की बात है, लेकिन अब ज़रा हकीकत को भी आप समझ लीजिएगा। सरकार का मानना है कि वैक्सीनकारी का अमल जो है वो शुरू किया जा रहा है और वैक्सीन लगाना वक्त की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप फिगर्स को देखेंगे, अगर पॉपुलेशन हम जो हमारे पास सेंसस 2011 है, पहले क्या फैसला था जी, पॉपुलेशन जो अबव 45 है उसको वैक्सीन के दायरे में लाना है, और सेंसस 2011 को अगर मैं बेस बनाऊं तो हमारे पास 18.8 करोड़ आबादी है जो 45 प्लस है। ये साल 2011 में रखी गई है, और अगर हम इसको और फिर इंक्रीज करें सिर्फ 1.5% तो अब आप समझ सकते हैं कि ये आबादी 18 से बढ़कर 22 करोड़ तक हुई होगी। फिर उसके साथ आप जोड़िए जी, अब FLW जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, फिर SCW जोड़ दीजिए, ये तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। तो टोटल आउटकम जो हमारा है डेट इज 24.1 करोड़ के आसपास, और जो पहला डोज दिया गया है 24.1 करोड़ में से अभी सिर्फ 11 करोड़ लोगों को डोजेस मिले हैं। अगर आप इसकी परसेंटेज देखेंगे डेट मीन्स 45.6% सिर्फ पहला डोज मिला है। ये फिगर्स बड़े इंपॉर्टेंट है आज के दिन में, क्योंकि दुनिया भर के अंदर वैक्सीन के निज़ाम को तेज किया गया है, घर घर तक वैक्सीन पहुंचाने की बातें हो रही है। यहाँ पर जो फिगर्स हमें बताए जा रहे हैं वजारत सेहत की तरफ से, वो बिल्कुल सही है, जेन्युइन फिगर्स है। लेकिन जब आप उन फिगर्स को एनालाइज करेंगे, उनके स्टैटिकल डाटा को एनालाइज करेंगे, तो पता लगता है कि 2011 के सेंसस के साथ जब आप इसका मुकाबला करेंगे तो अभी हम 45 साल की उम्र के वाले लोग जो है उसमें भी पूरी तरह से हम कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं। अभी तकरीबन हमने 60% से ज़्यादा लोगों को करना पड़ेगा, 45% तक आगे हैं। अब हमने इसमें और एक्सटेंड कर दिया है 18 प्लस को जोड़कर, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये निज़ाम कितना वसी होना चाहिए और कितने बड़े पैमाने पर ये चलना चाहिए। तो ये बड़ी बात थी वैक्सीन के हवाले से और जो फैसले लिए गए। लेकिन इस बीच खबर यह है कि दिल्ली एम्स में 22 अप्रैल से ओपीडी बंद करने का फैसला ले लिया गया है, यानी मुकम्मल तौर पर ओपीडी 22 अप्रैल से बंद होगा और डॉक्टर मरीजों से फोन पर बात करेंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्यों हो रहा है जी? दिल्ली के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर हो रही है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, और डॉक्टर ओपीडी देखे या बीमारों को देखे, इस वजह से बड़ा फैसला ये लिया गया है कि एम्स के अंदर 22 अप्रैल से ओपीडी बंद और डॉक्टर मरीजों से फोन पर करेंगे बात। ये बड़ी बात थी टीकाकारी और अभी तक की बड़ी खबर के हवाले से। बढ़ते हैं जल्दी से आगे, बात जरा इलेक्शन कमीशन की भी करते हैं। मुल्क के अंदर वायरस तूफान मचाया हुआ है, हजारों लोग इस वक्त वायरस के शिकार हो रहे हैं और हर दिन हजारों लोग मर रहे हैं। लेकिन इस बीच इलेक्शन कमीशन आंखें बंद किए हुए, ये मैं इतने माजरत के साथ कह रहा हूं, इतनी बड़ी अथॉरिटी है, शायद नहीं कहना चाहिए था, लेकिन हालात ऐसे हैं, इस वजह से इस खबर को मैं कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने फिर अपना फैसला सुना दिया है। जो बंगाल के अंदर चुनाव होने जा रहे थे उसमें कोई कटौती नहीं होगी। जिन 8 मरहलों के तहत करना था, जिनमें कुछ मरहले हुए हैं, कुछ मरहले बाकी हैं, उसमें लगभग हिज़्ब इख्तिलाफ की सभी जमातें लगातार ये कह रही थी कि जितना भी आपका है इसे 1 गो में करवाइए ताकि यह मामला खत्म हो। उस पर उन्होंने ना कर दी है। नए इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया और ग्राउंड पर मौजूद ऑब्जर्वर्स और इलेक्शन अथॉरिटी से बात करने के बाद इस बात का ऐलान किया कि इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक चलेगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन पर तनकीद काफी ज्यादा अवामी हलकों के अंदर हो रही है। नंबर 1 क्यों?
जिस तरीके से पिछली बार चिट्ठी लिखी गई सभी जमातों के लिए कि आप बड़ी रैलियां नहीं करेंगे, मास्क का एहतमाम करेंगे, उसकी धज्जियां बिखेरी गई हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, चाहे वो सबसे बड़ी जमात हो या सबसे छोटी जमात हो। इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो चुनाव लड़ रहा है उसने भी वही हाल मचा दिया है। जहां पर सेट प्रोटोकॉल की बातें हो रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट को लगाने की बातें हो रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को एनफोर्स करने की बात हो रही है, वहां पर क्या कुछ इन रियासतों के अंदर हो रहा है आप टेलीविजन चैनल्स पर देख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला लिया है वो ये है कि जिन मरहलों के तहत चुनाव होना है उन्हीं मरहलों पर होगा, और लगाम क्या कसी जाएगी उस पर खामोशी है। और ये खामोशी इलेक्शन कमीशन की जो है इसको काफी मॉनिटर किया है अवाम ने, तज्जिया निगारों ने, तनकीद निगारों ने, और लगातार जब से ये सुबह से खबर सामने आई है उसके बाद इनके खिलाफ तहरीर भी किया जा रहा है। यानी गुस्सा जो लोगों के अंदर है वो सोशल मीडिया पर फूट कर सामने आ रहा है। ये तो जनाब थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से खबर, क्योंकि ममता बनर्जी, कांग्रेस और सभी जमातों ने यह कहा था कि एक गो में करें या इसको मुअख्खर कर दे। न एक गो में किया न किया, बल्कि शेड्यूल को स्टैंड बाय रख दिया है। जनाब आप बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल भी आपको बताते चले वक्त जाया किए बगैर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है, रफ्तार कम नहीं है, हर दिन केसेस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस का कहर बदस्तूर जारी है। गुज़श्ते 24 घंटों में 1516 नए मस्बत मामले दर्ज हुए हैं। गुज़श्ते 24 घंटों की बात करेंगे तो कोरोना से 6 लोगों की मौत जम्मू कश्मीर में हुई है। यानी जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पहली बार जम्मू नए मस्बत केसेस में आगे, यानी 768 केसेस जो है वो जम्मू सूबे से कल दर्ज किए गए हैं। और जम्मू कश्मीर की अगर हम सूरत हाल की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया लगातार सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है, लेकिन कोरोना मामलों में आए रोज़ जो बढ़ोतरी हो रही है उससे न सिर्फ इंतज़ामिया के अंदर तशवीश पाई जा रही है बल्कि मुकामी आबादी भी तज़ब्ज़ुब की शिकार हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से खबरें जम्मू कश्मीर के अंदर सामने आ रही है, एक तरफ से इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि संजीदा इक़दाम उठाए गए हैं, कोरोना सेंटर जो कायम किए गए हैं वहाँ पर मुकम्मल बुनियादी सहूलियात जो है वो रखी गई है। लेकिन अगर हम ग्राउंड ज़ीरो की बात करेंगे तो मुख्तलिफ कोरोना सेंटर जो कायम किए गए हैं वहाँ से जो खबरें सामने आ रही है वो इंतज़ामिया के बयानात के बरक्स देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से अवामी हलकों में भी तज़ब्ज़ुब पाया जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर की सूरत हाल कोरोना वायरस का कहर बदस्तूर जारी। कोरोना वायरस के केसों में लगातार इजाफा, एक दिन में 1516 मुतासिर, 6 मरीज जान बहक, मुतासरीन की तादाद 1,48,208 तक पहुंच गई है। और जम्मू कश्मीर में कोरोना मौजूदा सूरत हाल एक बड़ा चैलेंज है। मास्क पहने, समाजी दूरी और जिस्मानी फासला कायम रखे। अतुल डुल्लू यानी कमिश्नर सेक्रेटरी अतुल डुल्लू जिसके जिम्मे इस वक्त ये बड़ा मिशन है, उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल बड़ा चैलेंज है। मास्क पहने, समाजी दूरी और जिस्मानी फासला कायम रखे, इससे इस पर काबू पाया जा सकता है। और माहिरीन का क्या कुछ मानना है, हालात बदतर हो रहे हैं और अगर अवाम ने होश के नाखून नहीं लिए तो हालात इंतहाई खराब हो सकते हैं। लोग कोविड-19 रहनुमा असूलों पर अमल दरामद करें। सीडी अस्पताल के 100 बेड पूरी तरह से मरीजों से भर गए हैं। डॉक्टर नवीद नजीर का बड़ा बयान सामने आया है। और लॉकडाउन ताहाल कोई फैसला नहीं है, यानी कल रात देर गई भी जो मीटिंग हुई थी श्रीनगर के अंदर उसमें यह बड़ा फैसला लिया गया कि मामूल पर सब कुछ चले, हालात बेहतर रहे और तिजारत पर कोई फर्क ना पड़े, इसलिए लॉकडाउन नहीं लगेगा। लेकिन समाजी दूरी, मास्क का एनफोर्स किया जा रहा है और जगह जगह पर अब जो है टीमें रवाना की गई है। अस्पतालों में बिस्तरों और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की तरफ से बड़ा बयान भी जारी कर दिया गया है। लेकिन जब हम कल के मामले की बात करें तो बहुत सारे ट्रेनीज, इंस्ट्रक्टर्स जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्तलिफ ITIs के अंदर जो अचानक से चेकिंग की गई है। और लेह यानी लद्दाख से बड़ी खबर यह कि लेह की ओर जाने वाले सभी मजदूरों पर फिलहाल पाबंदी आयद कर दी गई है। लेह की ओर जाने वाले सभी मजदूरों पर तब तक पाबंदी रहेगी जब तक वो अपना RT-PCR टेस्ट नहीं करवाएंगे, यानी वही अंदर आ पाएगा, मजदूर वही अंदर आएगा जो RT-PCR टेस्ट करवाएगा। और माइक्रो कंटेनमेंट जोन
5 मजीद जम्मू के अंदर बनाए गए हैं। मजीद तफसीलात के लिए सनम एजाज भी मेरे साथ है और अनिल ने भी हमारे साथ ज्वाइन कर दिया। दोनों को जरा टीवी पर दिखाएगा जल्दी से। अनिल, सबसे पहले आपके पास जम्मू की सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता करके उछाल की ओर जा रहा है। कोरोना का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है और एक के बाद एक इलाका माइक्रो कंटेनमेंट जोन बन रहा है। आज सुबह की क्या कुछ सूरत हाल, रात कैसे गुजरी? जी, मैं आपको साफ तौर पर जाहिर जरूर करना चाहूंगा कि प्रशासन अपनी नकेल कसता हुआ नजर तो आ रहा है, मगर लगातार जो है संक्रमण जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर कल अगर हम बात करें तो जम्मू एडीसी जो है जमीनी सतह पर उतरते हुए नजर आए और लोगों को अवेयर करते हुए, जागरूक करते हुए नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर पूरे जम्मू, अगर हम बात करें सिटी की बात करें तो लोगों को अवेयर किया, मास्क पहनने के लिए कहा गया और ये भी निर्देश जारी किए कि अगली बार अगर आपको बिना मास्क के देखा गया तो आप लोगों का चालान भी काटा जाएगा। कुछ लोगों के चालान भी काटे गए और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लगातार जो है जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 1500 से अधिक मामले जो है रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं पर ट्रैफिक विभाग हो और उसके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस हो कल सख्ती बरतती हुई पूरे जम्मू के अंदर नजर आई और साफ तौर पर जाहिर किया गया है कि लगातार जो है संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज मैं साफ तौर पर जाहिर करना चाहूंगा यहाँ पर, जिस तरह से हाल ही में जम्मू प्रिंसिपल की अगर बात करें तो उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से जो है ठीक चल रही है, मगर कल की अगर हम बात करें तो आज के आंकड़ों को देखते हुए साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि अब जम्मू जीएमसी हो चाहे वो कश्मीर का हो तो वहां पर जो है बड़ी तादाद में जो है बेड्स में जो है कमी तब्दील होती हुई नजर आ रही है। ये जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन 5 बनाए गए हैं अनिल, इस बारे में क्या कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है? क्या टेस्टिंग ट्रेसिंग का अमल मुकम्मल हुआ है वहां पर या अभी चल रहा है? जी, अभी तो टेस्टिंग वहां पर चल रही है और लगातार अगर कल बीती रात की बात करें तो जिस तरह से निर्देश जारी किए डीसी जम्मू द्वारा, वहां पर कहा गया कि तारबंदी होनी चाहिए, हर एक एसेंशियल सर्विस जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए, मगर वहां पर ऐसा देखने को नहीं मिला। ना ही वहां पर जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो 5 नए बनाए गए वहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और पुलिस बल वहां पर तैनात जरूर की गई थी, मगर वहां पर लोगों को यह तक नहीं पता था कि उनके एरिया को जो है माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जो है तब्दील कर दिया गया है। ये भी बड़ा सवाल था और लोग वहां पर एकदम से जो है जब हम वहां पर रिपोर्ट करने पहुंचे तो लोग हैरान हो गए कि उन्हें ये तक नहीं पता था कि वहां पर जो है माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है तब्दील किया गया है और लोगों काफी ज्यादा जो है हैरान थे। अब सुबह से जो वहां पर ये देखने वाला समय है कि वहां पर किस तरह से फास्ट ट्रैक जो है टेस्टिंग की जाएगी और क्या कुछ नए मामले जो है निकल कर सामने जरूर नजर आएंगे। अनिल, आप स्टैंड बाय रहिए। सनम एजाज भी मेरे साथ श्रीनगर से ज्वाइन किए हुए हैं। सनम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सूरत हाल क्या कुछ है, किसी से छुपी नहीं है। सरकार का बयान खुद ये बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल बड़ा चैलेंज है। अटल डुल्लू साहब का बयान है। अस्पतालों के अंदर बेड की क्या पोजीशन है वो डॉक्टर नवीद नज़ीर एचओडी साहब खुद बता चुके हैं। लेकिन उसके बाद अगर ये देखा जाए कि काफ़ी ज़्यादा सियासत हो रही है, लॉकडाउन हो नहीं हो, 3 दिन हो 5 दिन हो, सरकार अभी यह फैसला नहीं कर पा रही है, तो क्या ये जो रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना अभी कंट्रोल में वाकईतन है या किसी और चीज़ का इंतजार किया जा रहा है? लाल भाई, आपने कंट्रोल की बात की तो मुझे नहीं लगता है कंट्रोल है। 1500 कल 24 घंटों को, पिछले 24 घंटों के केसेस, उससे पहले भी 1500, उससे पहले भी 1500, 3 दिन में सब 5000 के करीब केसेस और एक छोटी सी आबादी में एक छोटी सी हिस्से में खुद बयान करता है सिचुएशन। और फिर अगर देखा जाए यहाँ टेस्टिंग उस तरह की उस पैमाने पे नहीं हो रही है, बताएं कि यहाँ बड़े पैमाने पे टेस्टिंग हो रही है, उनमें से ये मामले से जो है हर तीसरा आदमी यहाँ पे अभी एक अंदाजा है कोविड का पॉजिटिव निकल रहा है। तो इसमें अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लॉकडाउन होगा, बहुत से नौजवान, खासतौर पे नौजवान जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। वालिदैन जो बुजुर्ग हैं वो नहीं, वो कहते थे कि ये रोजी रोटी भी चलानी है, उनका एक डबल व्यू था। लेकिन ओवरऑल लोग नौजवानों में जो पढ़ा लिखा तबका है वो चाहते थे कि कहीं न कहीं सरकार लॉकडाउन में करे। लेकिन कल जब सरकार ने फैसला लिया लॉकडाउन का नहीं, सरकार ने बताया कि अमली सतह पे जो कल बाद दोपहर से कल 5 बजे से मैंने बहुत सी जगहों पर श्रीनगर में जब हम देख रहे थे, श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में गए तो हमने देखा नौजवान खुद दूसरे जो राज्यों के लोग हैं फोर्स कर रहे थे उन्हें मास्क लगवाने का। यानी अगर नौजवानों को, इलाके के लोगों को कोई अपने इलाके में बगैर मास्क के नजर आ रहा था और वो उसको कई हाथ भी हमने कुछ लोगों को चलाते हुए देखा, उन लोगों पर जो मास्क नहीं लगा रहे थे। और ये थोड़ा सा कल बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिख रहा था लोगों का अपनी जान बचाने के हवाले से। इसके साथ साथ आप लोग और भाई बताते चले कि यहाँ पे कश्मीर में एक और परेशानी थी, जो टूरिज्म बाहर से आ रहा था,
जिस तरह लद्दाख में जम्मू कश्मीर या दूसरी रियासत के मजदूरों तक को रुका गया बगैर टेस्ट के, कश्मीर में जो गैर रियासी टूरिस्ट आ रहे थे, उसके हवाले से सरकार ने एक बहुत ही लचकदार रवैया अपना रखा था। सरकार उन्हें आने दे रही थी क्योंकि यहाँ उनका मानना था कि टूरिज्म के बगैर कश्मीर की इकॉनमी इस वक्त और कुछ है नहीं। तो उस तरह से कहीं ना कहीं वो उसको जो टेस्टिंग है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही थी, खासतौर पर लखनपुर से लेकर श्रीनगर के हवाई अड्डे तक रूटीन का वो एक मामला था। लेकिन एक तरफ से कोविड ने उस पर भी एक बड़ी रुकावट खड़ी कर दी और अब जो लगभग यहाँ पे तो टूरिस्ट लगभग जो पिछले दिनों जब यहाँ पे ट्यूलिप हुआ था तो ट्यूलिप में वज़ीर आज़म के ट्वीट पे बहुत अच्छा रोल अदा किया था। उस ट्वीट को देखते हुए कुछ वज़ीर आज़म के वक्त आए थे, कुछ वज़ीर आज़म के ट्वीट से जो उन्होंने कश्मीर के बारे में जानकारी मिली थी, तो उसमें बड़ी तादाद में कश्मीरी टूरिस्ट। सनम, अगर हम कोरोना वायरस की बात करेंगे, गुज़श्ता बरस कोरोना वायरस की पहली लहर जब थी, बहुत सारी खामियां कोताहियां देखी गई सरकार की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से बहुत से मामलात को लेकर। इस बार क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या दूसरी लहर आने से पहले इंतजामिया पूरी तरह से मुतहरिक है? क्या वो इंतजामात किए गए हैं जो पिछली बार हमें देखने को मिला कि नहीं किए गए थे, जिनसे लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए अमीन, आपने कहा कि सरकार मुतहरिक है। सरकार का मुतहरिक रहना क्या करेगा? क्या सरकार ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, कोई बड़ा अस्पताल बनाया है, कुछ बेड्स का एक्सपेंशन किया है? वो सब कुछ हुआ नहीं है। हाँ, खाली हाथों उनके मुतहरिक होने से कोई बड़ा इनकलाब नहीं आएगा। सरकार सीखी है, यहाँ का जो ग्राउंड पे सरकार का मुलाजिम है, डॉक्टर है या ब्यूरोक्रेट है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोग हैं, उन्हें पता है हमें करना क्या है, किस तरह से करना है। लेकिन उन्होंने नजर वही शायद पिछले साल की रखी हुई थी। अगर वो नहीं रखी होती तो यहाँ कुछ अस्पताल बने होते, कुछ नए बेड बनाए गए होते। ठीक है जी सनम, आप हमारे साथ स्टैंड बाय रहिए और अनिल आप भी स्टैंड बाय रहिए। एक और बड़ी खबर भी इस वक्त जम्मू कश्मीर से ही आ रही है, क्योंकि कोरोना का कहर जब दुनिया भर के अंदर है तो जम्मू कश्मीर इससे कैसे अछूता रहे। और ट्यूलिप गार्डन के खोले जाने के बाद उम्मीद यह लगाई जा रही थी कि शायद ऑल इज वेल, लेकिन अचानक से कोरोना की लहर ने सबकी कमर तोड़ दी है। और अब खबर यह कि सयाह घर वापसी का सामान ढूंढ रहे हैं और वादी कश्मीर से तमाम सयाह घर वापसी कर रहे हैं। जीली डल फिर खाली खाली, होटल और हाउस बोट की 60% बुकिंग मनसूख हो गई है। यानी जो बुकिंग्स अगले माह तक थी, अभी 2 महीनों तक थी, वो लगातार खत्म हो रही है, कैंसिल हो रही है। महकमा सयाहत जम्मू कश्मीर में सयाहत को कश्मीर और जम्मू की ओर रागिब कराने के लिए रवां साल बड़े पैमाने पर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मुहिम शुरू की और इस सिलसिले में कई एक सेमिनार, सिंपोजियम और प्रोग्रामों का एहतमाम किया ताकि लोग जम्मू कश्मीर की ओर रागिब हो, मजहबी सयाहत हो या जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को देखने के लिए हो। लेकिन जिस तरीके से सूरत हाल बन रही है, जिन सयाहों ने बुकिंग की थी मई तारीख तक, वो लगातार कैंसिल हो रही है। और जो इस वक्त जम्मू या श्रीनगर के अंदर सयाह है वो भी अब रख्ते सफर बांधकर वापस निकल रहे हैं। और माना यह जा रहा है कि एक बार फिर सयाहती शोबे पर बुरा असर पड़ रहा है। 60,000 के करीब सैलानी जो है वो जम्मू कश्मीर वारिद हुए थे पिछले कुछ दिनों के दौरान और उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद ऑल इज वेल। सनम आपके पास भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले अनिल आपके पास आऊंगा। माता वैष्णो देवी भी इन दिनों बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं और जम्मू के अंदर अरेंजमेंट्स रेलवे स्टेशन से लेकर वहां तक किस तरीके के आप देख रहे हैं? और जब ये वापस जाएंगे, बड़ा दचका तो जरूर है ये सयाहत यानी टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। जी, साफ तौर पर काफी बड़ा झटका हो सकता है और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जो है बाहरी राज्यों से लोगों का आना शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं ये भी इंतजार था कि टूलिप गार्डन खुल चुका है और लोग काफी तादाद में जो है बाहरी राज्यों से आना शुरू हो चुके थे। अब कहीं ना कहीं जो है काफी बड़ा झटका देखने को मिल सकता है। और अगर व्यवस्था की बात करें तो पूर्ण रूप से जो है वहां पर जो है लोगों को SOP का पालन करवाया जा रहा है, मगर वहां पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। अभी भी जमीनी सतह की बात करें तो लोग वहां पर जो है और एडमिनिस्ट्रेशन जो वहां पर कहीं ना कहीं कोताही बरतती साफ तौर पर नजर आ रही है और इसी का कारण जो है लगातार जो है संक्रमण जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें तो 20% अगर हम बात करें तो बाहरी राज्यों के लोग जो है संक्रमित आते हुए नजर आ रहे हैं और 80% जो है हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो है संक्रमित आते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है उनका कॉन्टेक्ट जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसी का खामियाजा जो है जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है। सनम किस तरीके का आप देख रहे हैं? आप चूंकि सफर वापसी का शुरू हो गया है तो बड़ा दचका है ये।
के दौर पर जिस तरह मैं पहले ही बता रहा था कि टूरिज्म कश्मीर का बूम होने लगा था, उसकी एक वजह ये भी थी, एक तो जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक नई शुरुआत की थी, पहल की थी और कहीं न कहीं कोशिश की थी टूरिज्म को टूरिस्ट को कश्मीर आदत कराने की। उसके साथ साथ वजीर ने जब ट्वीट किया श्रीनगर के टूरिज्म गार्डन के हवाले से, तो उस ट्वीट ने भी बहुत कमाल किया था और एक अच्छी खासी तादाद में टूरिस्ट कश्मीर आना शुरू हुए थे। लगभग 70 से 80% के करीब जो होटल की ऑक्यूपेंसी थी वो होना शुरू हो गई थी। लेकिन फिर जो कोरोना आया और इस कोरोना की जो मार पड़ी और इस वक्त कश्मीर में 60% तो पहले ही होटल की जो बुकिंग है टूरिज्म के वगैरह के हवाले से वो कैंसिल हो चुकी है। और फिर जो कश्मीर में जो टूरिस्ट थे चाहे वो गुलमर्ग में थे, पहलगाम में थे, कुपवाड़ा की लोला वैली में थे या दूसरी जगहों पे थे, सोनमर्ग में थे, उन सबों को लगा कि अब मुसीबत है, अब जब गले पड़ने वाला है टूरिज्म, तो फटाफट सब वापसी का सफर बांध दिया और जो कोई जहां था उसने वहीं से वापसी का सफर शुरू कर दिया है। सरकार इस हवाले से भी कुछ कर नहीं सकते और लोग भी चाहते हैं, एक बात बताना चाहूंगा कि लोग भी चाहते हैं कि इस वक्त आबादी जो है बहुत कम रहे, चाहे घरों में रहे चाहे जितना, लेकिन मार्केट्स में इन जगहों में लोग ना रहे, तो उनके वापस जाने से लोगों का एक तबका जो है जो टूरिज्म से वाबस्ता है उनको परेशानी हो रही है। लेकिन दूसरा तबका जो है वो कहता है, जो कश्मीर का आम करता है वो कहता है कि कहीं न कहीं इस वक्त इस कोविड में सिर्फ मैं रहूं और मेरी फैमिली रहे, बाकी दूर रहे मुझसे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सनम आजाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अनिल हमारे साथ जम्मू से ज्वाइन करने के लिए। खबर कोरोना और इफेक्ट ऑफ कोरोना क्या कुछ है दुनिया भर के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर डिटेल के साथ हमने आपके सामने खबर रखी, लेकिन ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से पहले आपको जरा यह खबर भी बताते चले कि जनूबी कश्मीर के जैनपोरा शोपियां में कल रात देर गए झड़प शुरू हुई थी, जो रात देर गए तक चली है और उस झड़प के दौरान 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। और ये दोनों मिलिटेंटों की तस्दीक जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी अपनी ट्विटर पर दे दी है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने साफ कर दिया कि जिन 2 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है दोनों मकामी मिलिटेंट हैं और कई केसों के अंदर मतलूब थे। आमिर अहमद भट्ट और उसके साथ साथ दूसरा नाम जो है वो शहबाज अहमद गनाई, एक कुलगाम का और एक इमाम साहब शुपियां का था। दोनों पर पुलिस की नज़र थी और पिछले कई दिनों से उन्हें ट्रैक किया जा रहा था और कल लगातार ऑपरेशन चलाया गया और उस ऑपरेशन के दौरान दोनों जो है वो मारे गए, जिनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद करने का दावा भी फौज और पुलिस की तरफ से जारी कर दिया गया है। और ये दावा जब पेश कर दिया गया तो उसमें यह भी साफ कर दिया गया कि 34 राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई ये हुई थी, जिस कार्रवाई के बाद यहां पर कामयाबी मिली है और 2 मिलिटेंट तकरीबन 3, 4, 5 घंटे की मुसलसल मशक्कत के बाद उन्हें ढूंढा गया और उन्हें एक एनकाउंटर में मारा गया है। बावसूख ज़राए और आईनी शाहिदीन के मुताबिक सरेंडर करवाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन वो कोशिश भी नाकाम ही साबित हुई है। गोलियों के तबादले से मकान को जुज़वी नुकसान पहुंचा है और कल जब ये पूरा मामला चल रहा था तो इलाके के इंटरनेट को भी बंद रखा गया था। ताहम आज सुबह हालात पुरअमन इलाके के अंदर बताए जा रहे हैं। ताहम अवाम की तरफ, पुलिस की तरफ से अवाम को साफ कर दिया गया है कि जब तक एनकाउंटर साइट्स को क्लियर ना किया जाए और हरी झंडी ना हो तब तक वहां की ओर ना जाए, क्योंकि कोई भी बड़ा हादसा वहां पर हो सकता है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी। ब्रेक के बाद खबर इंडस्ट्री की कि सरकार नए सनतकारों के लिए क्या तोहफा लेकर आई है, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी ज्वाइन करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि मैखानों की कहानी में कौन कहां पर फिट है। दोनों खबरें बैक टू बैक।